आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि ग्रहों का नीच भंग क्या है। तो सामान्यतः जातक शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि यदि कोई ग्रह का नीच भंग हो रहा होता है वह राजयोग देता है, राज योग प्रदान करता है। उस ग्रहों के कारकत्वों के माध्यम से समृद्धि व्यक्ति को मिलती है। मतलब यह नहीं, यहां से हम लोगों को यह नहीं समझ लेना है कि यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है और उसका नीच भंग हो रहा है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि देगा। ऐसी कोई बात हमारे गुरुजनों ने नहीं बतलाया। हमारे गुरुजनों ने यह बताया है कि यदि किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो वह ग्रह समृद्धि के लिए सुखद हो जाता है और समृद्धि में सहायक बन जाता है। परंतु उस ग्रह के नीच दोष लग जाने से जो समस्याएं आने वाली होती है वह समस्या रुकती नहीं है, समस्याएं आती ही आती है। यानी कि जब हम बीमारी से संबंधित प्रदेश करते हैं, बात बीमारी की होती है, तो वहां पर नीच भंग राजयोग प्रभावी नहीं होता। क्या इस कुंडली में कोई ग्रह नीच के हैं तो कोई ग्रह नीच का नहीं दिख रहा है। हाँ, राहु केतु नीच के दिख रहे हैं। अब इसी कुंडली में हम लोग किसी एक और ग्रह को नीच मान लेते हैं, किसी एक ग्रह को नीच मान लेते हैं। मान लेते हैं। या अब यहाँ पर 6 नंबर की राशि लिख लिए हम। यहाँ इस कुंडली में शुक्रदेव यहाँ पर नीच के हैं, यहाँ उच्च के हो गए। अगर इसी को D1 मान लिया जाए और इसे D9 मान लिया जाए तो एक ग्रह तो यहाँ नीच के हो गए ना। तो सबसे पहली बात, कई सूत्र होते हैं, आप सब ने पूर्व में पढ़ा है, फल दीपिका पुस्तक में भी आप लोगों ने पढ़ा या अन्य पुस्तकों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहला नियम, सूत्र तो कई हैं, आगे पीछे क्रमबद्ध आपने पुस्तक में क्रमबद्ध कोई और क्रम पढ़ा होगा, किसी पुस्तक में वह क्रम उल्टे हो गए होंगे, किसी गुरुजनों ने जो पढ़ाया होगा किसी अन्य क्रम से पढ़ाया होगा, लेकिन बातें सूत्र तो वही होती है। तो नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी, नीचस्थ ग्रह का, अब यहाँ नीचस्थ ग्रह कौन हो गया? शुक्र हो गए। नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी, तो यदि शुक्र नीच का है तो नीचस्थ ग्रह का नीच राशि का स्वामी, तो यहां पर नीच राशि के स्वामी कौन हो जाएंगे? बुध देव हो जाएंगे। अब बुध देव चंद्रमा से केंद्र में हो या सूर्य से केंद्र में हो, चंद्रमा या सूर्य से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ बुध देव चंद्रमा से तीसरे हैं या सूर्य से 5वें हैं, यहाँ तो नीच भंग नहीं हो रहा है। अगर मान लिया जाए यही बुध देव यहाँ होते तो नीच भंग हो जाता, क्योंकि चंद्रमा से चौथे हो गए, चंद्रमा से केंद्र में। या बुध देव यहाँ पे होते तो नीच भंग हो जाता है।
लेकिन यह दोनों के नीच भंग में काफी अंतर है। दोनों के नीच भंग में काफी अंतर है। चंद्रमा मन मानसिक स्थिति का परिचायक है, सूर्य मानसिक स्थिति का परिचायक नहीं है। सूर्य यश, वृद्धि, प्राप्तियां, ऐसी प्राप्ति जिस प्रकार के, जिस विषय वस्तु के प्राप्ति से मर्यादा बढ़ता हो, उन विषय वस्तुओं के प्राप्ति का कारक है, जैसे कि नौकरी, पद, ओहदा इत्यादि। तो जब भी चंद्रमा से नीच भंग होगा तो मानसिक कार्यों के प्रति, यानी हम मानसिक कार्यों के प्रति जो हम काम करते हैं, के सहारे काम करते हैं, उसमें एकाएक प्रभावशीलता बढ़ जाएगा। यदि सूर्य से केंद्र में है तो सूर्य यश, प्रतिष्ठा, प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति जिससे हमारी उपलब्धि नाम आगे जाने वाला होता है वहां के लिए, तो उसमें यह बड़ा कार्य कर देता है। ओवरऑल हम कोई भी काम करते हैं तो अपने मान सम्मान के वृद्धि के लिए ही करते हैं। अगर चंद्रमा से भी नीचे तो भंग होता है तो भी तो हम कोई वार्तालाप के द्वारा ही या मन की स्थिरता के कारण, मन की गंभीरता के कारण कुछ भी उपलब्धि मिलती है तो सहयोगी यह बनता है। लेकिन प्रसिद्धि तो जब समृद्धि होती है तो प्रसिद्धि तो मिलती ही है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरु जी, हो गए। अंतर तो है लेकिन अंतर का परिणाम एक ही है। तो यह सूत्र हम लोग समझ गए। दूसरे सूत्र पर चले। जी गुरु जी। नीचस्थ ग्रह की नीच राशि, नीचस्थ ग्रह की नीच राशि। अब यहां शुक्रदेव नीच के हैं तो इनकी नीच राशि 6 एवं उच्च राशि, तो शुक्रदेव के उच्च राशि कौन है? 12 है। 12 दोनों के स्वामी परस्पर केंद्र में हो। अब यहाँ पर इसके स्वामी बुध देव हो गए, इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हो गए। तो क्या बुध एवं गुरु आपस में, भले शुक्र, हाँ, बुध एवं गुरु क्या आपस में केंद्र में है? अगर यही बुध देव यहाँ पे है और देव गुरु बृहस्पति यहाँ होते, बुध से चौथे, बुध से 7वें, बुध से 10वें होते या बुध के साथ स्वयं होते तो नीच दोष भंग हो जाता। जो सूत्र यहाँ पर नहीं लागू हो रहा है, बुध से देव गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में है, अरे 6ठे क्या 8वें भाव में है, तो बुध का क्या नीच दोष भंग हुआ? पहले शुक्र का नीच दोष भंग हुआ? नहीं हुआ गुरु जी। नहीं हुआ। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अन्य सूत्रों पर। नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, नीच ग्रह के उच्च राशि का स्वामी। अब नीच ग्रह कौन है? शुक्र है। इनकी उच्च राशि कौन है? 12 नंबर की राशि। अब 12 नंबर राशि यानी कि नीच ग्रह के उच्च राशि का स्वामी को समझें तो यहाँ पर 12 नंबर राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं तो उच्च राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हो गए। अब देव गुरु बृहस्पति लग्न या चंद्रमा, यदि दोनों से ही केंद्र में हो तो नीच दोष भंग हो जाता है। भंग हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में उठ सकता है। वह प्रश्न क्या हो सकता है कि हम लोगों ने तो अध्ययन के दृष्टिकोण से यह तो D1 यह कुंडली है या D9 कुंडली है,
हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, पुस्तकों में भी वर्णित है, हमारे आचार्य गणों ने हम सबों को सुझाया है, बतलाया है और गुरुजनों ने प्रेरणा भी दिया कि यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च का हो जाए और नवमांश कुंडली में नीच का हो जाए तो वह नीच के जैसा फल देता है। तो क्या यह नियम इस कुंडली पर लागू होता है? तो हाँ, होता है। हम लोगों के गुरुजनों ने यह पढ़ाया कि यदि कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में होता है तो उसके लगभग अधिकांशतः या सभी जो अवगुण होते हैं या दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और वह शुभ फल देने वाला हो जाता है। यदि कोई शुभ फल देने वाला ग्रह पुष्कर नवमांश में होता है, अति शुभ फल देता है। और यदि कोई अशुभ फल देने वाला भी ग्रह पुष्कर नवमांश में चला जाता है तो वह कम से कम अशुभ फल नहीं देता, ऐसा गुरुजनों का कहना है और दिखने में भी आता है। तो यह एक ग्रह शुक्रदेव पुष्कर नवमांश में चले गए। पुष्कर नवमांश के लिए यह नियम है कि यदि कोई ग्रह जल तत्व में हो लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में, यदि कोई ग्रह जल तत्व में हो 4, 8, 12 नंबर की राशि में हो और नवमांश कुंडली में वही ग्रह वही ग्रह वृषभ या जल तत्व की राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है वह ग्रह नवमांश कुंडली में यदि कर्क या कन्या राशि में हो जाता है नवमांश कुंडली में तो वह पुष्कर नवमांश में आ जाता है, जैसे कि शुक्रदेव यहाँ पुष्कर नवमांश में आ गए। 10 तक कम हो गई तो सुपर। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि यह D9 कुंडली है, तो यदि इस बच्चे का शादी होगा या शादी हो चुका है और यहाँ पर शुक्रदेव नवमांश कुंडली में नीच के हैं तो क्या दाम्पत्य जीवन में यदि कुंडली यदि पुरुष की हो फिर क्या होगा? यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो मन में प्रश्न आ रहा है। नवमांश कुंडली का विचार प्रमुख रूप से जीवन के किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? सहयोग के लिए। दाम्पत्य जीवन। वैवाहिक जीवन के लिए। वैवाहिक जीवन की समृद्धि, खुशी, अब यहाँ पर हम आप सबों से प्रश्न कर रहे हैं कि यह यदि नवमांश कुंडली में ही शुक्रदेव नीच के हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्रदेव बुरे फल देंगे या नहीं देंगे? अभी पुष्कर नवमांश की बात छोड़ दिया जाए, अभी हम लोगों ने पुष्कर नवमांश सीखा है या नीच भंग अभी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन जहां पे प्रश्न आ जाए उस आलोक में चर्चा करना चाहिए। अभी हम लोग यह जाने कि अभी हम लोगों ने पुष्कर नवमांश नहीं सीखा, हम लोगों ने ग्रहों का नीच भंग नहीं सीखा, हम लोगों ने जितना सीखा है उसी आलोक पे पहले 2 मिनट चर्चा कर ले। तो हम लोगों ने यह सीखा कि जो ग्रह जिस वर्ग कुंडली में जिस स्थिति में होता है अपने स्थिति के अनुरूप जीवन के उस क्षेत्र में सुखद या दुखद फल देता है। तो क्या शुक्रदेव अब नीच के हो गए एवं शुक्रदेव नवमांश कुंडली में पापकर तरी में भी है, एक तरफ राहु दूसरे तरफ शनि की दृष्टि भी है। भाव में हाँ, एक तो नीच के हो गए दूसरे पापकर तरी में हो, तो यह बुरे फलदाता हो गए। जी
अच्छा, अब हम लोग फिर पॉइंट पर आते हैं। गुरु हम लोगों गुरु ने जी यह तो जो कारक ग्रह भी तो है। ठीक है, हम लोग उसी बिंदु पर आ रहे हैं। तो अब यहां पर देखा जाए, एक कुंडली के योग कारक ग्रह का नीच का हो जाना और खराब फल देता है, और खराब फल देता है। पहले हम लोग केवल खराबियों को टटोल ले, खराब फल दे दिया, पाप कर्तरी में हो गया, नीच का हो गया। अब देखा जाए तो हम लोगों ने यह पढ़ा कि यह ग्रह पुष्कर नवमांश में है, इसलिए कुछ अशुभता समाप्त हुई। दूसरा, वैवाहिक जीवन में समृद्धि एवं खुशी किन चीजों से मिलती है? क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले पढ़ा कि ग्रहों का नीच भंग राजयोग देता है, जो खुशी एवं समृद्धि देता है। खुशी एवं समृद्धि ग्रह का देता है। नीच भंग होता है तो समृद्धि देता है कि नहीं देता है? जी गुरु जी, देता है। देता है। तो वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक जीवन का समृद्धि क्या है? संतान। हाँ जी, संतान भी है, और आपसी सहयोग। प्रेम। मूलभूत तो मुख्य यही है ना, जो हमें वैवाहिक जीवन में समृद्धि एवं खुशियां प्रदान करते हैं। उसके लिए तो मूलभूत दो ही विषय वस्तु है, और भी कई हो सकते हैं, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से तो यही कहूंगा। अब यहाँ पर शुक्रदेव पुष्कर नवमांश में भी हैं, एवं अभी तक जो हम लोगों ने सूत्र पढ़े, उन सूत्रों के आलोक में शुक्र का नीच भंग हो रहा है। वह किन नियम से हो रहा है? तो नियम यह है कि नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी चंद्र लग्न से केंद्र में हो, यानी कि चंद्रमा से केंद्र में हो, तो नीच भंग हो जाता है। तो अब यहां पर नीच राशि का स्वामी, नीच ग्रह के उच्च राशि का स्वामी, यानी कि शुक्र के उच्च राशि 12 जिसका स्वामी देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में है, और लग्न से भी केंद्र में है। तो यह दो नियम से, शुक्र का चंद्रमा से केंद्र में होने से, मतलब कि देव गुरु बृहस्पति का चंद्रमा से केंद्र में होने से एक नियम से नीच भंग, लग्न से केंद्र में होने से दो नियम से नीच भंग, शुक्र देव का पुष्कर नवमांश में होने से और शुभता। तो क्या संतान प्राप्ति की संभावनाओं में बल मिला ही नहीं, पूरा होगा या नहीं हुआ? जी गुरु जी, पूरा होगा। तो यहां से स्पष्ट है कि संतान भी होगी, और वैवाहिक जीवन में शुक्र नीच भी है, फिर भी आपस में प्रेम रहेगा, होने की संभावनाएं हैं। अब तीसरा सूत्र पर हम लोग चलते हैं। तीसरा सूत्र है कि यदि अष्टमेश, यदि 8वें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी हो, अपने नीच राशि में हो, तो नीच दोष नहीं लगता। 8वें भाव के स्वामी को नीच दोष नहीं लगता, यानी कि अष्टमेश को नीच दोष नहीं लगता। यह हम लोगों को सदैव याद रखना चाहिए। अब यहीं पे 8वें भाव के यदि नवमांश कुंडली की ले ले, चाहे इसी कुंडली की यहाँ D1 मान लिए तो मान लिए, चलिए अगर सूर्य देव यहीं पे रहते तो क्या नीच दोष लगता? इन्हें नहीं लगता। गुरु जी अष्टमेश अस्त हो तो अच्छा है या बुरा है? देखिए, अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग प्रकार के प्रदेश हो जाते हैं। आपका प्रश्न उत्तम है।
सबसे पहला ये नियम यह है कि 8वें भाव के स्वामी हमें समस्याएं देते हैं। जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के फलों को खराब करते हैं। यह नियम है, इससे हम लोग अलग नहीं हो सकते। पुस्तकों में भी लिखा गया है, हम सबों ने पूर्व में कई बार इस बातों पर पुनरावृत्ति भी की है कि बुरे भाव अष्टमें से ही नहीं, कुंडली के बुरे भाव अशुभ फलदाता ग्रह का कमजोर होना ही उत्तम है। अशुभ ग्रहों का, जैसे कि जो खराब फल देने वाला है, उसका कमजोर होना ही उत्तम है। यही पढ़ा है ना? जी गुरु जी, चाहे वो देवगुरु बृहस्पति क्यों ना हो, हाँ, तब भी अगर वो में से पढ़ा, उनका कमजोर हो। ठीक है। परंतु अलग अलग प्रश्नों पर इसके अलग अलग मायने निकल जाते हैं कि यदि कोई ग्रह कमजोर है तो वह अपने गुण धर्मों को व्यक्ति के जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाता, ज्यादा फल वह नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके पास में ताकत ही नहीं है। एक जीवन में चाहे अच्छे चीज हो बुरे चीज हो, सभी की आवश्यकता है। इसकी शिक्षा हमें कुंडली से मिलती है। सभी भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम सबों ने यह भी पढ़ा है कि जिस भाव का स्वामी जितना बलवान होता है उस भाव के फल उतने अच्छे होते हैं। अगर अष्टमेश खराब है तो आयु पे संशय है, क्योंकि आयु की रक्षा करना सबसे पहला काम किसका है? अष्टमेश का गुरु जी। 8वें भाव से हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में आने वाले समस्याओं की जो गुत्थी होती है उसको सुलझाने का काम कहाँ से करते हैं? पंचम भाव से। अष्टम भाव से, पंचम भाव पंचम भाव से से। नहीं, पंचम तो बुद्धि का है, लेकिन बुद्धि का उपयोग तो अष्टम भाव में ही होता है ना। जी गुरु जी। अष्टम भाव का कर्म भूमि 5वां भाव है। अष्टम भाव का कर्म भूमि 5वां भाव है। हम 5वें भाव के लिए कुछ सीखते हैं तो कुछ सीखते हैं, उसका लाभ कहाँ जाता है? हम फिर इस बातों को हम लोग लग्न पर ले लेते हैं और दसम भाव को। हम कोई भी काम करते हैं 10वें भाव का लाभ कौन लेकर चला जाता है? लग्न ले लगन जाता है, गुरु जी। गुरु जी लगन। लग्न ले जाता है। ठीक उसी प्रकार तो 10वें से चौथा लग्न हो गया। हम कुछ भी सीखते हैं उसका लाभ कौन लेकर चला जाएगा? लगन गुरु जी। अष्टम। अष्टम लेकर चला जाता है, क्योंकि 5वें से चौथा वह है। तो यदि अष्टम के पास में अब लेकर चला गया ये, हमने अपने विवेकशीलता के वृद्धि के लिए सीखा, पढ़ा, बढ़ाया, बुद्धि विवेकशीलता, ये सभी 5वें भाव का, उसका लाभ लेकर चला गया 8वां भाव। और 8वां भाव स्टोर कर लिया, स्टोर नहीं हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, वह ले लिया। तभी तो जीवन में आने वाले भविष्य में जो हमारे पास में समस्याएं आती है तो एकाएक हम अपना गुत्थी सुलझाने का या भविष्य की परिकल्पनाओं की चिंता करके हम क्या करें ना करें, यह सोचने का दूरदर्शिता बढ़ी। तो दूरदर्शिता बढ़ी। अब आपने कहा कि यदि वह अस्त है या कमजोर है तो फिर क्या होगा? अगर इस आलोक में देखा जाए तो अब यहाँ पर
एक बात और ध्यान में आ रही है, उसका भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। हम पूरी चर्चा इस बात का नहीं करेंगे, केवल मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करके आगे बढ़ जाएंगे। आज से पूर्व में एक रोज कक्षा चल रही थी, कक्षा के लिए तो लिंक ओपन हो गया, कक्षा होनी थी और सभी सदस्यगण कक्षा में शामिल भी थे, परंतु बात क्लास नहीं हुई। हम लोग अन्य विषय वस्तुओं पर चर्चा करने लगे कि हम सभी जब जुड़ते हैं तो आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। फिर वहां पर मैंने यह कहा कि बुद्धि सजीव नहीं है, परंतु सजीव के जैसा सब काम करता है। इसका भी जन्म होता है हमारे मन मस्तिष्क में। तो बुद्धि के जन्म स्थान कहाँ है, इसका किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की स्थितियां बनती है, तो बुद्धि का जन्म होता है। इसके लिए वातावरण क्या है, माहौल क्या है कि बुद्धि के जन्म का अंकुर यानी कि बीज पड़ता है और बुद्धि की जन्म हमारे मन मस्तिष्क में होती है। तो अभी तक के हमारे अध्ययन, गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा के आधार पर आलोक में हम एक ही बात कह सकते हैं कि विवेकशीलता या बुद्धि का जन्म कहीं भी नहीं मिलता, कहीं है ही नहीं। केवल एक ही स्थान है जहां पर जाने से बुद्धि में जन्म होती है, बुद्धि का जन्म होता है, नए नए प्रकार की बुद्धि बनती है। वह है जहां पे 10, 20, 25, 50 व्यक्ति यानी कि एक से अधिक व्यक्ति का जहां आपस में मेल होता है, लोग बैठते हैं और जहां पे विचार विमर्श करते हैं, वही माहौल बुद्धि के जन्म का उपयुक्त माहौल है सभी के लिए, चाहे मैं हूं या आप। यह मेरे अपने विचार हैं। तभी तो अब एक छोटा बच्चा है, वह भी अकेले तो कुछ उसे अकल होगा नहीं। आपके साथ में घर में है, परिवार में मम्मी है, पिता है, बाबा है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, अबोध बालक है, कुछ नहीं जानता। उस माहौल में रहकर उसके दिमाग में नए नए बुद्धि का संचार जन्म लेता चला जाता है और उसका उपयोग करना, इस पर पोषण के लिए हम बात करें तो बुद्धि का विकास होता चला जाता है। तो कहने का मतलब हम आशा करते हैं कि चंदन जी का जो प्रश्न था, हमने तो प्रश्न के आलोक में पॉइंट टू पॉइंट हमने उत्तर नहीं दिए, परंतु कुछ चर्चा ऐसी हो गई जिससे चंदन जी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। जी या गुरु जी, मिल गया, मिल गया गुरु जी, 100% मिल गया गुरु जी। तो अब हम लोग चलते हैं पुनः नीच भंग के। अभी तक हम लोगों ने एक दो सूत्र पर ही चर्चा किया है, एक दो सूत्र पर और चर्चा कर लेते हैं, बाद बाकी और कर लेंगे। यह कक्षा ऐसी है, चलिए तीसरी, नीच ग्रह की, नीच ग्रह के, नीचस्थ ग्रह के नीच राशि में, अब नीचस्थ ग्रह के नीच राशि में, तो अब शुक्रदेव जो नीच के हैं, तो नीचस्थ ग्रह की नीच राशि 6 हो गया। उच्च होने वाला ग्रह, अब उच्च होने वाला ग्रह कौन है, तो 6 नंबर की राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, तो बुध देव। सूत्रों को समझते चले, नीचस्थ ग्रह की नीच राशि में, अब शुक्रदेव नीच के होते हैं 6 नंबर की राशि में, तो 6 नंबर की राशि में यदि कोई ग्रह उच्च का होता है, वह ग्रह लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो, तो नीच भंग होता है। यह नियम लागू इस कुंडली में शुक्रदेव के लिए नहीं हो रहा है। जरा इस नियम को हम लोग इस कुंडली में, जो यहाँ पर D9 कुंडली है, हम लोगों ने मान लिया है। अब इसी कुंडली में राहु देव नीच के हैं, तो
अब नीचस्थ ग्रह की अब नीच राशि कौन हो गई? राहु का नीच राशि कौन हो गया? नहीं नहीं नहीं, नीचस्थ ग्रह की नीच राशि में उच्च होने वाला ग्रह। अब उच्च के होने वाले ग्रह यहाँ पर नीचा, इस सूत्र को यहाँ पर लगाकर देखा जाए, नीचस्थ ग्रह की नीच राशि में उच्च का होने वाला ग्रह। तो अब 8 नंबर की राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है? मंगल शो राशि का हो जाएगा। नहीं होता, 8 नंबर की राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। हाँ, अब आते हैं केतु पर चर्चा करते हैं। यदि केतु नीच का है तो 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च उच्च का का होता, और यह उच्च का। चंद्रमा यदि के लग्न से केंद्र में हो तो केतु का नीच भंग, केतु का नीच भंग हो, नीच भंग हो गया। केतु का नीच भंग हो गया। परिणाम क्या होगा? यह व्यक्ति आस्तिक बहुत होगा, हद से ज्यादा पूजा पाठ, क्योंकि केतु देव मोक्ष के भी कारक है, तो इनके धर्म बढ़ेंगे और कुछ। हाँ, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि नीच ग्रह की नीच राशि में उच्च होने वाला ग्रह, अब यहाँ पर शुक्रदेव की नीच राशि 6, इसमें उच्च के होने वाला बुध देव अगर लग्न या चंद्रमा से केंद्र में है तो नीच भंग। इस कुंडली में शुक्र पर यह नियम लागू नहीं हो रहा है, लेकिन यह सूत्र सभी ग्रहों पर लागू होता है, परंतु चंद्रमा का नीच भंग हो, नीच जब हो जाता है तो यह सूत्र उस पर लागू नहीं होता। यदि चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाए तो नीचस्थ राशि कौन हो गई? 8। अब इस राशि में तो कोई ग्रह उच्च का होता नहीं है, इसलिए यह सूत्र चंद्रमा पर लागू नहीं होता, शेष सभी ग्रहों पर लागू हो जाता है। सभी ग्रहों पे नियम 4 लगता है, बाकी चंद्रमा पर नहीं लगता है। चंद्रमा पर नहीं लगेगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ अन्य सूत्रों को पढ़ते हैं। नीच ग्रह पर, अब इस सूत्र को हम लोग कई शब्दों से समझ सकते हैं। यदि कोई ग्रह नीच का हो और जिस भाव में हो अपने भावेश से युक्त हो या दृष्ट हो तो नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ पर शुक्रदेव जिस राशि में नीच के हुए हैं उस राशि के स्वामी से युक्त है, नीच भंग होगी। अगर यही बुधदेव यहाँ भी होते तो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती तो नीच भंग हो जाता, परंतु बुध शुक्र कभी भी एक दूसरे से 7वें नहीं होते। आप लोगों ने देखा है किसी कुंडली में बुध शुक्र को एक दूसरे से 7वें? नहीं नहीं देखा। नहीं गुरुजी, नहीं देखा गुरुजी। नहीं देखे तो खैर युति है ना। तो अगर कहीं कोई कह दे कि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह कोई राशि बढ़ जाता है तो अपने भावेश के द्वारा देखा जाता हो, तो बुध के द्वारा तो नहीं देखा जाएगा। तो देखा जाता हो या साथ में हो तो नीच भंग हो जाता है, लेकिन वह दृष्टि पूर्ण होनी चाहिए। अब यहीं पे शनिदेव नीच के हैं, अगर 1 नंबर की राशि में शनिदेव नीच के होते हैं और मंगल देव यहाँ पर हैं, देख लिए, तो फिर क्या हो गया? नीच भंग हो गया कि नहीं? शनिदेव का हो जाएगा। जी गुरुजी, हो जाएगा। तो और भी कई सूत्र होते हैं। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का हो, यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का हो, अब यही शनिदेव अगर यह लग्न मान लिए तो अगर शनिदेव 1 नंबर की राशि में हो जाएगा नीच के होगा। अगर वही शनिदेव यह नवमांश कुंडली मान लिया जाए, यह है ही,
और शनिदेव यहाँ हो गए नवमांस कुंडली में, तो नीच भंग हो गया। यदि कोई अब यहाँ पर एक विशेष बात याद आ गई है। यदि कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा हो, विपरीत राजयोग बन रहा हो और जिस ग्रह के द्वारा विपरीत राजयोग बन रहा हो वह ग्रह नीच का हो और उसका नीच भंग हो रहा हो, फिर क्या होगा? काफी अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं गुरु जी। एक तो नीच भंग हो गया तो एकाएक समृद्धि, विपरीत राजयोग बना वह भी समृद्धि, दो समृद्धि के योग अकेले बने, तब तो सबसे बेहतर हो गया। तो पुस्तकों में जो बातें दी गई होती है उत्तम ही होता है, सही होता है। हम लोगों को समझना चाहिए कभी कभी कई अच्छे योग एक ही ग्रह पर प्रभावी हो जाते हैं, वह ग्रह बहुत ही ज्यादा फल देने लगता है। कभी कभी ऐसी होती है स्थितियां कि एक ही ग्रह पर कई प्रकार के बुरे योगों का प्रभाव हो जाता है। बढ़ जाए। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, पुनः हम लोग अगली कक्षा में हम लोग और कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे। जी गुरु जी। जी।